हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं भाई सारे? चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट क्लास की तरफ। तो हमने क्या पढ़ा लास्ट क्लास में, जरा वो देख लेते हैं एक बार। हाँ, लास्ट क्लास में टॉपिक काफ़ी कुछ बेसिक्स बताने के बाद आई स्टार्टेड द टॉपिक सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट को शुरू किया था, और मैंने आपको बताया था दैट योर सब्जेक्ट इज ऑलवेज अ नाउन और अ प्रोनाउन, राइट। बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी थी, ठीक है, अच्छी तरह से। अब हम कॉन्सेप्ट पर आ गए थे। मैं बार बार आपको बता रहा था कि ये सारी ही चीज़ें कहाँ से आती हैं बच्चे, याद रखेंगे। ये सारी चीज़ें आपके एक ही पॉइंट से निकल कर आती हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रपोजिशन के बाद वाला नाउन प्रोनाउन कभी आपका सब्जेक्ट नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि वो नाउन प्रोनाउन जो प्रपोजिशन के पहले होगा आपका सब्जेक्ट होगा, बाद वाला कभी नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा वर्ड प्रपोजिशन के पहले आ जाए जिसका नंबर फिक्स ना हो, तो हम क्या करते हैं उस केस में? हम क्या करते हैं बच्चे, याद रखें, हम उसके ठीक बगल वाले यानी ठीक एडजेसेंट नाउन को के नंबर को हम लेते हैं, राइट। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका था कि जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सारे पॉइंट्स वहीं से निकल कर आ रहे हैं। हमने पहला पॉइंट सिर्फ किया हुआ है। अब आगे चलेंगे चीज़ों को देखते हुए। लेट मी टेल यू वन थिंग राइट इन द बिगिनिंग, जो भी क्वेश्चंस बच्चे आप पढ़ रहे हो सारे के सारे क्वेश्चंस बच्चे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में, मैंने आपको बताया, कई तरह से एग्जाम में आ सकते हैं, राइट। चलिए, लास्ट जो पॉइंट था वो नथिंग बट वाला था। एक एग्जांपल देकर आपसे पूछना चाहूंगा, आपको कुछ बताना चाहूंगा। जैसे मैंने यहां कहा, मैंने कहा नथिंग बट अ फ्यू सेल्फिश लीडर्स, nothing but a few selfish leaders are bent on destroying the very foundation of our democracy, Now, ये जो मैंने R लिखा हुआ है, मैं यहाँ ऑप्शन देता हूँ या यूं कर देता हूँ, मैं इसे ब्लैंक करता हूँ, ठीक है। यहाँ फिल इन द ब्लैंक है और मैंने आपको 4 ऑप्शंस दिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और ए। आपने मुझे बताना है कि क्या आएगा। मैंने कहा इज, मैंने कहा वर्क, मैंने कहा आर, मैंने कहा हैज। तो एज पर द कॉन्सेप्ट ये जो हम ले रहे हैं यहां पर वो है क्या? वर्ब है ना, यू नो इट। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से मैं आपको बता रहा हूं, उसे ध्यान से देखें। आप क्या करेंगे? नथिंग बट अ फ्यू सेल्फिश लीडर्स, नथिंग बट अ फ्यू सेल्फिश लीडर्स। आपको पता वर्ब कैसी आनी है? आपको पता है कि नथिंग बट के साथ जो वर्ब आती है बच्चे, वो वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर होती है। कैसी होती है बच्चे? सिंगुलर होती है। तो कीपिंग दैट इन माइंड, जो ऑप्शंस यहां से मैं हटा सकता हूं वो कौन से हैं? यानी ये ऑप्शन रॉन्ग है और इधर ये ऑप्शन रॉन्ग है। नाउ वी आर लेफ्ट विद ए और डी। इनमें से क्या होना चाहिए? आपको पता है हैव की कोई भी फॉर्म, वो खुद हैव हो या हैज हो या हैड हो या हैविंग हो, मेरी बात समझना। हैव की किसी भी फॉर्म के बाद जब हम कोई मेन वर्ब लेना चाहें, वर्ब लेना चाहें, दैट इज ऑलवेज थर्ड फॉर्म। तो क्या हमारे पास थर्ड फॉर्म है? जी हाँ, थर्ड फॉर्म भी है। बड़ी अच्छी बात है। चलो फिर, ये तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा बन गया। यहाँ क्या होना चाहिए, है ना? गुड 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 गुड, क्या होना चाहिए? चलिए, ये इतना अच्छा क्वेश्चन है कि मैं अब आपको इसका आंसर नहीं दूंगा। अब मुझे बताएंगे कि ए या डी में से यहां क्या आना चाहिए। ए या डी में से यहां क्या आएगा? बी और सी तो रेस से बाहर हो गए, है ना? क्या आना चाहिए? चलो मैं एक हिंट और आपको दे देता हूं ताकि आपके लिए थोड़ा इजी रहे, है ना। एज एम आर, जिसे आप बी फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बी फॉर्म। ऐसा नहीं है, जनरली बी फॉर्म्स के साथ हम क्या यूज करते हैं? इनके ठीक आने वाला मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में होता है, लेकिन कभी कभी ये थर्ड फॉर्म भी हो सकता है। कब, मैं बता देता हूं।
बी फॉर्म्स के साथ आईएनजी तब आता है जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है, और ये थर्ड फॉर्म तब आता है जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस हो गया और ये पैसिव वॉइस हो गया। क्लियर? अब ये क्वेश्चन इतना अच्छा बन गया कि मैं अब आपको इसका आंसर नहीं दूंगा, ये आपका मैंने होमवर्क बना दिया है। यू गाइज हैव टू सेंड मी द आंसर, यहाँ क्या होना चाहिए। पूरा क्वेश्चन लिखकर मुझे बताएंगे कि भाई इनमें से क्या आना चाहिए। मैं अभी आपको आगे पढ़ाना शुरू करता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ठीक है, चलो इसे तो मैं छोटा कर देता हूँ। चलिए, ये ओह ये मुझे याद रहेगा कि आपका होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसे बता दूंगा। ठीक है, चलिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा एवरीथिंग बट माई पेन्स वर और वॉज। क्लियरली पूछ लिया मैंने। एवरीथिंग बट माई पेन्स वर, वॉज और वर फाउंड इन द क्लास। तो जरा ध्यान से देखें, यहां क्या करेंगे आप, वर लेंगे या वॉज लेंगे, आपको पता क्या आएगा, वॉज आएगा। तो क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक के भी हो सकते हैं, क्वेश्चन इंप्रूवमेंट के भी हो सकते हैं, और क्वेश्चन आपको पता है कि क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर्स के भी हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 आई होप क्लियर हो चुका है। अब मैं पॉइंट नंबर 2 आपको बताने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा था, कोई भी रूल नहीं लगेगा एज लॉन्ग एज आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। The entire language has to be very logical. You don't have to worry about anything. As I promise you people, I'm going to do that. ठीक है, हर एक चीज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहनी चाहिए, तो रटना नहीं पड़ेगा। जब तक मैं हूं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कोई भी चीज आपको रटनी नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं भाई आगे चीजों को देखते हुए। जो मैं कह रहा हूं बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, देखते हैं। अगला रूल मैं बताऊं उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, बचपन में आपने एक ऐसे याद किया होगा पोस्टमैन पर, है ना। पोस्टमैन, एक अच्छी सी लाइन वहां आती थी, ऐसा सेंटेंस वहां होता था, द पोस्टमैन गोज फ्रॉम डोर्स टू डोर्स। द पोस्टमैन गोज फ्रॉम डोर्स टू डोर्स। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, क्या ये एक्सप्रेशन ठीक है, या इसकी जगह ये लिखा जाएगा डोर टू डोर। आप सारे कहेंगे जी सर ये लिखा जाएगा डोर टू डोर, राइट। चाहे कहीं भी लिखा जाए, चाहे वो स्टार्टिंग में लिखा जाए, अगर मैं कहूं डोर टू डोर सर्वे वॉज डन, डोर टू डोर सर्वे वॉज डन, तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे डोर्स टू डोर्स सर्वे वॉज डन। नो, इट विल बी व्हाट, डोर टू डोर। डिड आई मेक इट क्लियर? नाउ आई नीड टू एक्सप्लेन इट टू यू पीपल। ये जो आपने टू लिखा हुआ है, दैट्स अ प्रपोजिशन। क्या है भाई? प्रपोजिशन है। जरा मेरी बात ध्यान से समझना। अच्छा, प्रपोजिशन के पहले और बाद में आपने एक नाउन लिखा है। एक नाउन यहां लिखा है, एक नाउन यहां लिखा है। आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो नाउन प्रपोजिशन के पहले है वही नाउन प्रपोजिशन के बाद है। यानी अगर मैं इसे नाउन नंबर 1 कह दूं और इसे नाउन नंबर 2 कह दूं, तो नाउन नंबर 1 और 2 दोनों कैसे हैं बच्चे? सेम है। बोलो है कि नहीं? यस और नो? डोर टू डोर। तो एक बात अब समझना, अगर ये दोनों नाउन सेम होंगे तो तुमने ही कहा कि डोर्स टू डोर्स नहीं होगा, डोर टू डोर। तो अगर प्रपोजिशन के पहले और बाद वाला नाउन सेम है तो रिमेंबर दे हैव टू बी रिटन इन अ सिंगुलर फॉर्म। अगर सेम है तो वो सिंगुलर होंगे। अब एक बात और मुझे बता दो, अगर इसी पार्ट को मैं सब्जेक्ट बनाऊं, सब्जेक्ट ट्रीट करूं, तो बोलो भाई वर्ब कैसी आएगी? अगर मैं इसे सब्जेक्ट ट्रीट करूं तो टेल मी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर और प्लूरल? तो हर बच्चे का जवाब सेम होगा। समझ आ रहा होगा? जी हाँ, वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। इसमें नया क्या है? नया कुछ भी नहीं है। सिंगुलर आएगी, वो भी किसकी वजह से? नाउन 1 की वजह से। या सुनो, सिंगुलर आ रही है वर्ब, वो भी किसकी वजह से? मैंने कहा ना, वही कॉन्सेप्ट, प्रपोजिशन के पहले वाला बाद वाला यूज
मतलब सब्जेक्ट नहीं बनता। फिर समझा देता हूं, रूल बनकर तैयार हो गया है, राइट। हालांकि कॉन्सेप्ट वही है। अगर आपने दो सेम नाउन्स को प्रपोजिशन से जोड़ा, सेम नाउन है प्रपोजिशन के पहले और प्रपोजिशन के बाद, इफ यू हैव सेम नाउन्स बिफोर एंड आफ्टर द प्रपोजिशन, रिमेंबर दे हैव टू बी सिंगुलर। पहली बात कि वो सिंगुलर होंगे, और दूसरी बात अगर हम उन्हें सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं तो एज पर आर लॉजिक, एज पर आर कॉन्सेप्ट दैट आई डिस्कस्ड, तो प्रपोजिशन के पहले वाला नाउन ही वर्ब को डिसाइड कर देगा, राइट। ये तो बात हुई जब हमारे पास दोनों ही नाउन सेम है, पहले और बाद वाले दोनों सिंगुलर लिखे जाएंगे। मेरी बात समझ आई? तब क्या होगा, अगर हमारे नाउन्स अलग अलग हैं तो कोई कुछ भी हो सकता है, पहले वाला सिंगुलर या प्लुरल भी हो सकता है, दूसरे वाला सिंगुलर या प्लुरल भी हो सकता है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, अगर ऐसा हुआ भी तो क्या होगा। आई हैव टोल्ड यू पीपल that the one that is written before the preposition is going to be your subject and that's going to decide the verb, right? वही verb को decide करेगा। बोलो yes or no, right? वही verb को decide करेगा। मेरी बात समझ आ रही है ना? वही verb को decide करेगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चे। तो यहां यहीं से मैंने पॉइंट बना दिया, यहीं से मैंने ये रूल बना दिया, बहुत सिंपल तरीके से अब आप समझ सकते हैं। अब मैं आपको रूल नंबर 2 यहां बनाकर देने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देख लेंगे। मैंने क्या लिखा, देखो जी मैंने क्या लिखा, बहुत ध्यान से। मैंने कहा ये नाउन नंबर 1, नाउन नंबर 1 प्रपोजिशन, नाउन नंबर 2, नाउन नंबर 1 प्रपोजिशन, नाउन नंबर 2। नाउ रिमेंबर, अगर ये दोनों नाउन्स, बच्चे मैंने क्या कहा, अगर ये दोनों नाउन्स कैसे हैं, मैंने अभी कहा था अगर ये सेम है तो कंडीशन ये है कि ये सिंगुलर भी होंगे। और अगर अब आपने वर्ब लेनी है, क्या लेनी है बच्चे, वर्ब, तो याद रखेंगे कि भाई ये वर्ब भी कैसी होती है, ये वर्ब सिंगुलर होती है। कैसी होती है बच्चे, सिंगुलर होती है। डिड आई मेक इट क्लियर? राइट। अब मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देता हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगा, समझना है, देखना है और आगे चलना है। और याद रखेंगे मैंने आपको बताया था, कभी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आते हैं आपको रीराइट करना होगा। रीराइट करने एक अलग पैटर्न है। अगर स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस आ जाए, कई जगह स्पॉटिंग एरर्स भी आता है, तो उस केस में रिमेंबर अगर पहला पार्ट रॉन्ग है, व्हेन आई से रॉन्ग आई एक्चुअली मीन दैट दिस कैन नॉट बी रिटन इन द लैंग्वेज एनीवेयर, इन एनी सिचुएशन, एनी टाइम। When I say that part 1 is wrong, wrong means that formation cannot be practiced in any even or odd situation. भाई वो चीज फिर कभी भी सम और विषम परिस्थिति में लिखी नहीं जा सकती, उसके हम उसे अभ्यास में नहीं ला सकते, वो गलत होता है। जैसे मैंने कहा आई आर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई आर रॉन्ग हो जाएगा, राइट। चलिए अब देखो ध्यान से, जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत ध्यान से देखेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, मैंने कहा रोज अपॉन रोज ऑफ मार्बल, रोज अपॉन रोज ऑफ मार्बल वॉज वेरी ब्यूटिफुली प्लेस्ड, यानी संगमरमर की परत पर परत बहुत सुंदरता से रखी गई थी, सजाई गई थी। ए बी सी, और अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो पार्ट हो जाएगा ये डी, ये हो गया सी, ये हो गया बी और ये हो गया ए। रिमेंबर, चाहे यहां वॉज लिखा हो चाहे वर, हमारा ए पार्ट रॉन्ग है। क्यों बच्चे, यहां अपॉन क्या हो गया, प्रपोजिशन। रोज रोज सेम नाउन्स हैं, और सेम नाउन्स को हम क्या करेंगे बच्चे, हम कभी भी इसे प्लरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अगर हम इसे रीराइट करेंगे तो सही जो सेंटेंस होगा वो बन जाएगा रो अपॉन रो ऑफ मार्बल वॉज वेरी ब्यूटिफुली, ओहो ये प्लेस्ड था, ठीक है, सॉरी ये मेरा मुझसे गलती हुई, वॉज वेरी ब्यूटिफुली प्लेस्ड, वॉज वेरी
ब्यूटीफुली प्लेस्ड होगा, ना कि प्लेस होगा। क्लियर हुआ? राइट, पहला एग्जांपल। दूसरा देखते हैं। हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे और जैसे ही टॉपिक खत्म होगा बच्चे उसकी मैं बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। 100, 200, 400 एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर मुझे लगा कि नीड ज़्यादा क्वेश्चंस की एग्जांपल्स की है तो मैं और एग्जांपल्स कराऊंगा। अगला एग्जांपल देखेंगे। मैंने कहा पेजेस आफ्टर पेजेस, pages after pages of the Ramayana was, pages after pages of the Ramayana was read by my friend। अब फिर से अगर मैं पार्ट में डिवाइड करूं और मैं कहूं कि अगर ये एक पार्ट है तो आप समझ गए होंगे पार्ट ए ही रॉन्ग होगा। ये हमारा प्रपोजिशन है तो हम पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं लिखेंगे बच्चे। क्या लिखेंगे? पेज आफ्टर पेज। डिड आई मेक इट क्लियर? है ना? राइट। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, देखता हूं कितने बच्चे इस बात को समझ पाएंगे। मैंने कहा the students have to come in once by once। एक एक कर स्टूडेंट्स ने अंदर आना है। चौथा एग्जाम्पल मैंने कहा I saw the lions behind lions in that forest। उस जंगल में मैंने शेर के पीछे शेर, यानी तो देखो हालांकि वो आपके सब्जेक्ट नहीं, यहां देखा जाए तो ये आपकी जो है वर्ब, यहां ये हो गई, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। राइट, दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर वर्ब। लेकिन बात क्या समझना, ये चीज प्रैक्टिस में आ ही नहीं सकती बिकॉज बिहाइंड क्या बन गया? प्रपोजिशन। और पहले और बाद में अगर सेम नाउन्स हैं तो मैंने क्या कहा बच्चे, आप सेम नाउन्स को प्लुरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। वंस बाय वंस भी रॉन्ग हो जाएगा, वन बाय वन। लॉयंस बिहाइंड लॉयंस भी गलत हो जाएगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। राइट बच्चे, चलिए और एग्जांपल्स देता हूं, थोड़े और बड़े अच्छे एग्जांपल्स देता हूं और कंफ्यूज करता हूं जरा आपको मैं, मजा तब आएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देखें। मैंने कहा villages after villages were destroyed when I reached America। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। विलेजेस आफ्टर विलेजेस वर डिस्ट्रॉयड व्हेन आई रीच्ड अमेरिका। मैंने कहा ये पार्ट ए, मैंने कहा पार्ट बी, पार्ट सी, और ये अगर आपको लगता है नो एरर तो पार्ट डी हो जाएगा। अब आप बहुत कंफ्यूज्ड होंगे। देखो कैसे, यहां आफ्टर के पहले आप क्या करना चाहेंगे? विलेज आफ्टर विलेज। ठीक है, अगर आपने ये कर भी दिया तो विलेज आफ्टर विलेज लिखने के बाद ये जो आपने वर लिखा है शायद उसे वॉज किया जाएगा। विलेज आफ्टर विलेज आप सोचोगे कि मैं विलेज आफ्टर विलेज कर दूं, पार्ट ए में ये करेक्शन होगा। लेकिन जब आप विलेज आफ्टर विलेज करके आगे बढ़ोगे तो परेशानी फिर आएगी। और परेशानी क्या आएगी? परेशानी ये आएगी, हालांकि आपने सब्जेक्ट पार्ट को तो करेक्ट कर दिया, ये पार्ट करेक्ट कर दिया, लेकिन अभी भी पार्ट बी रॉन्ग है। याद रखना, ऐसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। दो पार्ट्स रॉन्ग नहीं हो सकते बच्चे,
समझना, पार्ट ए ही रॉन्ग लिया जाएगा। हालांकि इसे रीराइट करते समय ध्यान से देखना, हम ऐसे भी लिख सकते हैं मेनी विलेजेस वन बाय वन, मेनी विलेजेस वन आफ्टर, या वन बाय वन भी लिख सकते हैं, ठीक है, वन आफ्टर द अदर या वन बाय वन, एक एक कर कई गांव क्या हो गए। अब वर्ड ठीक हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। यहां वर्ड डिस्ट्रॉयड करके आप लिख दोगे बाकी पूरी बात। एक तो तरीका ये लिखने का है, या दूसरा हम इसे करेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, क्या बच्चे, विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज वॉज, विलेज आफ्टर विलेज वॉज डिस्ट्रॉयड करके भी हम इसे करेक्ट कर सकते हैं। अब ध्यान दें, अगर दोनों चीजें एग्जाम में आ जाए, मतलब ऐसा आ जाए आपको करेक्ट करना हो, तो पार्ट ए रॉन्ग हो जाएगा। बट अगर रीराइट करना हो बच्चे, तो फॉर्मेशन वही लेना जिस तरह का एरर होता है, आफ्टर प्रपोजिशन को रखना होगा, ठीक है, और चीजों को अब ऐसे करते चलोगे। विलेज आफ्टर विलेज वॉज डिस्ट्रॉयड व्हेन आई रीच्ड अमेरिका, ये आपका रीराइटिंग में लिखा जाएगा, ठीक है जी। व्हेन आई रीच्ड अमेरिका, व्हेन आई रीच्ड अमेरिका। बिल्कुल परेशान मत होना, एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, हालांकि यहां मैं आपको बहुत टफ करा रहा हूं, ठीक है जी। ये पॉइंट नंबर 2, या कह दो कि रूल नंबर 2 हो गया। क्लियर है सभी को, समझ आ रहा होगा, रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं भाई। रूल नंबर 3 क्या है, उसे ध्यान से देखें, समझे और आगे चलें। नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 को देख लेना। इसे समझने से पहले मैं कुछ एक एग्जाम्पल देता हूं, जो कि मैं दे भी चुका हूं शायद। मैंने कहा आई कॉमा योर टीचर ऑफ इंग्लिश, आई कॉमा योर टीचर ऑफ इंग्लिश is teaching grammar today, is teaching grammar today, is teaching grammar today. Is that clear? पहला एग्जाम्पल। दूसरा, जैसे मैंने कहा था, we comma an organization, ऑर्गेनाइजेशन में एस भी होता है और जेड भी। एस स्पेलिंग ब्रिटिश होती है, ठीक है, ब्रिटिश वाली स्पेलिंग होती है। वी कॉमा एन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, राइट। अगला देखो, मैंने कहा, अगला बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। मैंने कहा यू कॉमा द फाउंडर, यू कॉमा द फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंटेलिजेंट, इज वेरी इंटेलिजेंट। और फोर्थ देखो, मैंने कहा स्टूडेंट्स कॉमा द फ्यूचर ऑफ, स्टूडेंट्स कॉमा द फ्यूचर ऑफ द नेशन इज बीइंग मिसलेड, इज बीइंग मिसलेड। छात्र जो कि राष्ट्र का भविष्य हैं, उन्हें गुमराह किया जा रहा है, राइट। एक और एग्जांपल देखो, तो मैंने कहा टॉम कॉमा योर यंगर ब्रदर, योर यंगर ब्रदर, Tom, your younger brother are very wise and jolly. चलो, इस बात को समझाने के लिए, समझने के लिए ऊपर में कुछ बात लिखने जा रहा हूं, पॉइंट।
मैंने आपको बताया था जो नाउन प्रोनाउन पहले लिखा होगा, समझना, मैंने कहा जो नाउन प्रोनाउन पहले लिखा होगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। जो बाद में टर्म लिखा होगा उसे मैं कहता हूं, आप कहेंगे क्वालिफायर। ठीक है जी। अब हमने जो वर्ब लेनी है वो हमेशा कौन डिसाइड करता है, आपको पता है। जब बात वर्ब लेने की आती है तो वर्ब यहां सिंगुलर भी हो सकती है और प्लरल भी हो सकती है। कौन डिसाइड करेगा? रिमेंबर, ये जो नाउन प्रोनाउन है आपका बच्चे, ये जो नाउन प्रोनाउन है, ये नाउन प्रोनाउन ही आपका क्या है बच्चे? दैट इज योर सब्जेक्ट। और अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, और अगर ये प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल होगी। ध्यान से समझना, किसे कौन डिसाइड कर रहा है? इसका सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट बच्चे क्वालिफायर के पहले लिखा हुआ है। यहां देख लो, यहां जो सब्जेक्ट है वो ये प्रोनाउन है, ये आपका सब्जेक्ट है। योर टीचर ऑफ इंग्लिश, ये पूरा क्या है? क्वालिफायर, मतलब उसकी एक क्या है? क्वालिटी है। अब आप अच्छी तरह जानते हो कि आई के साथ क्या यूज होना चाहिए, क्या यूज करेंगे। बहुत ध्यान से देखें, आई कॉमा योर टीचर ऑफ इंग्लिश इज टीचिंग ग्रामर, तो आप बोलो क्या करोगे यहां पर? आई कॉमा योर टीचर ऑफ इंग्लिश इज टीचिंग ग्रामर नहीं होगा, यहां हो जाएगा एम टीचिंग ग्रामर। आई कॉमा योर टीचर ऑफ इंग्लिश एम टीचिंग ग्रामर। बात समझ आई ना? एम कर दिया जाएगा। अगला देखें ध्यान से, जो मैं बता रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से देखेंगे और आगे चलेंगे। वी आपका सब्जेक्ट हो गया। हम जो कि एक संस्था है ना कि है, वी कॉमा एन ऑर्गेनाइजेशन आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। आपका सब्जेक्ट जो हुआ वो क्या हुआ बच्चे? वी हो गया। और वी कैसा है? प्लुरल है, इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी? प्लुरल आएगी। डिड आई मेक इट क्लियर? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चे, समझ आ रहा होगा सभी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट में जो सब्जेक्ट है वो है यू। क्या है आपका? यू है। और द फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, द फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये जो इज है यहां आर लिख दिया जाएगा, बिकॉज जो हमारा सब्जेक्ट है वो यू है बच्चे। क्या है? यू है। क्लियर है ना? अगला स्टूडेंट्स, क्या लिखा बच्चे? स्टूडेंट्स। ध्यान से समझना, स्टूडेंट्स, द फ्यूचर ऑफ द नेशन इज बीइंग मिसलेड। छात्र जो कि राष्ट्र का भविष्य है, उन्हें गुमराह किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट होने की वजह से यहां इज नहीं आर लिखा जाएगा। बाकी ये क्या है? क्वालिफायर। ये क्या है? क्वालिफायर। द फ्यूचर ऑफ द नेशन क्या है बच्चे? उसकी क्वालिटी है। राइट। ऐसे अगला देखो, टॉम योर यंगर ब्रदर, टॉम योर यंगर ब्रदर, ये क्या निकला? क्वालिफायर। ये क्या हुआ? सब्जेक्ट हो गया ना, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर, इसलिए इसे क्या कर देंगे? इज करेंगे। क्लियर हुआ सभी को? यहां इज लिख दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। राइट। पॉइंट नंबर 3 भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया कि भाई कैसे, क्या मतलब है ये आपका जो है सब्जेक्ट क्वालिफायर वाला। ठीक है, अब चलते हैं जरा आगे पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? बहुत ध्यान से देखेंगे और आगे चलेंगे। नंबर 4, नंबर 4, नंबर 4 क्या कहता है उसे देखें, समझें। इनफैक्ट मैं आपको 4, 5, 6 एक साथ बताता हूं। 4, 5, 6 तीनों को एक साथ। बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, देखना जरा। अगर आपको कहीं मिलता है मोर देन 1 लिखा हुआ, मोर देन 1, तो मोर देन 1 के बाद अगर कोई नाउन आएगा तो वो कैसा आएगा? अगर मैं आपसे पूछूं, सिंपल है बच्चे, 1 के बाद जो भी लिखा जाएगा वो हमेशा कैसा होगा? सिंगुलर होगा। कैसा होगा?
सिंगुलर होगा, ये नाउन आपका सिंगुलर होगा। और याद रखना यही आपका मेन क्या बनेगा, सब्जेक्ट। इसकी वजह से ही वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। कई बार फिर आप ट्रांसलेट करने में इसको गलत करेंगे, गलती करेंगे, ठीक है। लेकिन यहां याद रखें मोर देन वन के बाद जो भी नाउन लिखा जाएगा, वन के बाद लिखा जा रहा है इसलिए सिंगुलर आएगा, और वही आपका सब्जेक्ट होगा। बिकॉज योर सब्जेक्ट इज ऑलवेज अ नाउन और अ प्रोनाउन, राइट। आप देखो ध्यान से, अगर सिचुएशन थोड़ी सी बदल जाती है और क्या हो जाता है, यहां हम करते हैं मोर देन एनी अदर नंबर। समझना, 1 नहीं है, 2 3 4 100 200 या कोई भी दूसरा नंबर है, बट 1 नहीं है। तो भाई आप बताओ ये जो नाउन यहां लिखा जाएगा वो नाउन कैसा होगा। वो जो नाउन यहां लिखा जाएगा 2 3 4 5 कुछ भी लिखा होगा, तो भाई ये नाउन आपको अच्छी तरह पता है, दिस इज गोइंग टू बी अ प्लूरल नाउन, है ना, बिल्कुल। और अब अगर हम बात वर्ब की करें तो याद रखेंगे इस केस में ये जो वर्ब होगी वो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, प्लूरल। बोलो भाई बात समझ आई या नहीं, प्लूरल हो जाएगी ये वर्ब। इस बात का बड़ा ध्यान रखना है आपको। इसमें कुछ भी नया नहीं है। यहां पर प्लूरल क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, समझ रहे हो ना, इसकी वजह से। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, जरा उसे भी देख लो। अब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदला। अब मोर के ठीक बाद यहां आपने कोई नाउन लिखना है। बाद में कुछ भी लिखा हो हमें उससे मतलब नहीं है। अब हमें क्या लेनी है, हमें वर्ब लेनी है। आप बताएंगे वर्ब कैसी होगी। याद रखेंगे वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी। हालांकि आप थोड़े से कंफ्यूज्ड होंगे, ऐसा क्यों, मैं आपको बता देता हूं ऐसा क्यों। एक्चुअली मोर के बाद वाला जो नाउन होगा दैट हैज टू बी प्लूरल, लेकिन ये सिंगुलर भी लिखा जाएगा अगर ये नाउन कैसा निकला, अनकाउंटेबल। कैसा निकला बच्चे, अनकाउंटेबल। जैसे मोर मिल्क, मोर वाटर, मोर हार्डवर्क, मोर ऑनेस्टी। लेकिन अगर वो नाउन कैसा निकला, काउंटेबल है, तो भाई फिर तो वो कैसा होगा, फिर तो वो कैसा होगा, जी हाँ, फिर तो वो प्लूरल होगा। मोर पेन नहीं होता, मोर पेन्स, मोर बॉय नहीं होता, मोर बॉयज। ये नंबर कौन से थे, 4 5 6, देख रहे हो आप। इसमें कुछ नया नहीं है भाई, आपका सब्जेक्ट नाउन ही है, आपका सब्जेक्ट नाउन ही है बच्चे। ध्यान से देखते चलें। एग्जाम्पल देखें जरा। अब इन तीनों पर बेस्ड एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा, कंफ्यूज भी करूंगा भाई आपको। पहला एग्जाम्पल मैंने कहा मोर देन 1 questions was wrong in that test paper. More than one questions was wrong in that test paper. अगला मैंने कहा more than 5 soldiers was killed in that battle. In that battle. मैंने कहा more hard work than you do, more hard work than you do are required to crack this examination.
दिस एग्जामिनेशन। एक और मैंने लिखा, more students than we expected, more students than we expected has got selected। अगला मैंने कहा more milk than we consume are given to us, right? चलो पहले इन एग्जाम्पल्स को हम जो है देखते हैं, इनमें से कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं, और फिर हम आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करते हुए चलते हैं। रटना बिल्कुल नहीं, चीज़ों को समझना है भाई, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। आपका नाउन प्रोनाउन ही आपका सब्जेक्ट हो सकता है। अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी, और अगर वो प्लरल है तो वर्ब कैसी होगी, प्लरल होगी। डिड आई मेक इट क्लियर? ऑल वेरी सिंपल। चलिए आगे चलते हैं बहुत आसानी से। मोर देन वन क्वेश्चन वॉज रॉन्ग इन दैट टेस्ट पेपर। मैंने कहा ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, पार्ट सी। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो पार्ट डी आपका आंसर हो जाएगा। क्या लगता है आपको कौन सा पार्ट रॉन्ग है? कई लोग कहेंगे सर यहां वॉज को वर कर दो। ध्यान से देखो, आपका पार्ट ए रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? वन क्वेश्चंस कभी नहीं हो सकता। मैंने एग्जांपल दिया होगा। जी हाँ, वर्ब को हम चेंज करते रहते हैं इन एवरी सिचुएशन, बट द पॉइंट इज दिस इज फॉलोड एज लॉन्ग एज द सब्जेक्ट इज करेक्ट। द सब्जेक्ट इज नॉट रॉन्ग। अगर सब्जेक्ट गलत होता है तो बदला सब्जेक्ट को भी जाता है। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट को नहीं चेंज किया जाता। डिड आई मेक इट क्लियर? सो मोर देन वन क्वेश्चन इज रॉन्ग। यू हैव टू मेक इट मोर देन वन क्वेश्चन। मोर देन वन क्वेश्चन वॉज रॉन्ग इन दैट टेस्ट पेपर। डिड आई मेक इट क्लियर? बहुत बढ़िया बच्चे। तो पार्ट ए आपका ये आंसर हो गया। पार्ट ए आपका आंसर हो गया। मोर देन 5 सोल्जर्स वॉज किल्ड इन दैट बैटल। अब इसे देख लो, ये हमारी क्या हो गई, वर्ब। ये पूरा क्या हो गया, सब्जेक्ट। लेकिन 5 सोल्जर्स मेन तो ये हुआ ना। मोर देन एनी अदर नंबर, नाउन अगर प्लरल तो वर्ब कैसी होगी, प्लरल, यानी वॉज को हटाना होगा। यानी आपने वॉज को हटाकर क्या लिखना होगा, वर। मोर हार्ड वर्क देन यू डू आर रिक्वायर्ड टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। मोर हार्ड वर्क देन यू डू आर रिक्वायर्ड। देखो जी, एक वर्ब तो ये आर है, दूसरी वर्ब डू है। एक वर्ब आर है, एक वर्ब डू है। डू, राइट। याद रखेंगे यू को हम यूज करेंगे किसके साथ, यू को हम यूज करेंगे डू के साथ। भाई यू प्लरल डू प्लरल बात बन गई, लेकिन आर किसके लिए है? अब बचा क्या, जो नाउन प्रोनाउन बचा वो कौन सा बचा, हार्ड वर्क। याद रखें, मोर के ठीक बाद वाला नाउन जैसा होता है वह वैसी ही होती है। मोर के ठीक बाद वाला नाउन, मोर के ठीक बाद वाला हार्ड वर्क अनकाउंटेबल सिंगुलर है, इसलिए आपने यहां इसे हटाकर क्या करना होगा, इज रिक्वायर्ड। मीनिंग भी निकाल लो कि जितनी मेहनत तुम करते हो उससे ज्यादा, जितना कठिन परिश्रम तुम करते हो उससे ज्यादा कठिन परिश्रम की आवश्यकता है इस नौकरी को पाने के लिए, इस परीक्षा को पास करने के लिए। अगला, मोर स्टूडेंट्स देन वी एक्सपेक्टेड हैज गॉट सिलेक्टेड। रिमेंबर, एक वर्ब हो गई हैज, एक हो गया एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड वर्ब हो गया इस वी का, और हैज के लिए पूरा, और पूरे में क्या, मोर के ठीक बाद। ये हमारा सब्जेक्ट निकला उस वर्ब का, कैसा है, प्लुरल है ना बच्चे, इसलिए मोर स्टूडेंट्स देन वी एक्सपेक्टेड हैव गॉट सिलेक्टेड। जितने छात्रों की हमें आशा थी, जितने छात्रों को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे ज्यादा छात्रों का चयन हो गया है। उससे ज्यादा छात्रों का चयन हो गया है। मेरी बात समझ आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी, राइट। चलिए आगे चलते हैं चीजों को देखते हुए।
अगला एग्जाम्पल क्या कहता है, ठीक है जी, अगला एग्जाम्पल क्या कहता है, मोर मिल्क देन वी कंज्यूम आर गिवन टू अस। एक वर्ब हो गई एक वर्ब हो गई कंज्यूम। हर वर्ब के ठीक पहले उसका सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होता है, यानी ये पेयर हो गया। इस वर्ब के लिए जो सब्जेक्ट बना वो क्या बना, मिल्क। बोलो बच्चे क्या बना, मिल्क। और मिल्क कैसा है, अनकाउंटेबल, इसलिए आप आर नहीं लेंगे, क्या लेंगे बच्चे, इज लेंगे। मोर मिल्क देन वी कंज्यूम इज गिवन टू अस, इज गिवन टू अस। क्लियर हो गया सभी को, राइट। कुछ और एग्जांपल्स दूंगा, थोड़े से कंफ्यूजिंग एग्जांपल्स भी दूंगा मैं। चलिए 6 पॉइंट हो गए हैं, 7 में से हमें आगे चलना है, आगे चलेंगे बट 7 पॉइंट से अभी मैं आपको आगे लेकर चलूंगा। 7th यहां लिख देता हूं। कुछ एग्जांपल्स देखो। पहला एग्जांपल बहुत ध्यान से देखना, मोर देन you did to him, more than you did to him was or were expected. More than you did to him was were expected from you. यानी अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या पूछना चाहता हूं। यहाँ was आएगा या वर आएगा, दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है। ये मैं आपके लिए बच्चे होमवर्क बना रहा हूँ। एक होमवर्क, एक क्वेश्चन वो था, एक ये रहा। एक और एग्जांपल देखो, मैंने कहा बहुत सिंपल तरीके से, मोर देन यू डिड टू हिम वाज वर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, ठीक है। अगला देखो, मैंने कहा बहुत ध्यान से बच्चे, more than we invited, more than we invited is or are। एक बार याद रखना, एक बात याद रखना बच्चों, हमेशा इंग्लिश को अगर आपने रूल करके पढ़ा, अगर रूल्स के थ्रू चले तो दिक्कत आनी ही है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू डेवलप दैट अंडरस्टैंडिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। मैं बार बार कहता हूँ, लैंग्वेज में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो नहीं होता। आप अगर लाइव क्लास रही होती, आप मेरे सामने बैठे होते या लाइव चल रहा होता, तो मैं आपको एक चैलेंज देता गाइस कि आप जो कुछ पढ़ा आप बताओ कि सर यही होता है, ये रूल फॉलो होता है हमेशा। मैं एग्जांपल देता जहां वो फॉलो नहीं होता, या आप ऐसा बोलते कि सर मैंने ये पढ़ा, ये कभी नहीं होता। देन आई कुड हैव गिवन यू द एग्जांपल वेयर दैट मस्ट हैव हैपेंड, वो हो गया होता, दैट वुड हैव हैपेंड। तो ऐसा कुछ नहीं है जो लैंग्वेज में नहीं होता। वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट एंड ईच एंड एवरीथिंग इज ओके, लॉजिकल, रैशनल एंड एक्सेप्टेबल एज पर द कॉन्टेक्स्ट, राइट। समझना होगा, सेंटेंस का ग्रामेटिकली करेक्ट होना ही सब कुछ नहीं होता। सेंटेंस हैज टू बी बोथ ग्रामेटिकली एंड प्रैक्टिकली करेक्ट। एक वाक्य का व्याकरण की दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से दोनों ही तरीके से ठीक होना ही सही होता है, तभी वो सेंटेंस सही होता है, ठीक है। चलिए, more than we invited is or are coming, is or are coming to our party, coming to our party। यानी यहां ये क्वेश्चन है, क्या आएगा इज और आर में से, यहां क्या आएगा, ये क्वेश्चन और मैंने आपके लिए होमवर्क बना दिया। क्लियर, ये और होमवर्क बना दिया। 6 पॉइंट्स हमने कर लिए थे। चलिए 7वें की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं। नंबर 7, रूल नंबर 7। चलिए जी, बहुत ध्यान से देखें, बड़ा आसान सा रूल हो जाएगा। हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कई बार एज वेल एज, ऑफ, विद, to, in addition to, and not, ठीक है।
और बहुत सारे। एक्चुअली ये यहां पर प्रपोजिशंस होते हैं, तो बहुत सारे लिखने की यहां जरूरत है नहीं। मैं आपको बता देता हूं होता क्या है। इनके बाद एक S2 लिखा होता है, यानी कोई नाउन प्रोनाउन लिखा होता है, और इनके पहले एक नाउन प्रोनाउन लिखा होता है, वो S1 हो गया। अब याद रखना यहां जो वर्ब डिसाइड करेगा, मैं पहले भी बता चुका हूं, ये डिसाइड करेगा S1। अगर S1 सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, और अगर वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था बच्चे कि प्रपोजिशन के बाद वाला कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता। क्लियर है ना? प्रपोजिशन के बाद वाला सब्जेक्ट नहीं होता। चलिए इनके एग्जांपल्स क्यों ना देख लें, बहुत सारे एग्जांपल्स। मैंने एक एग्जांपल यहां लिखा, मैंने कहा वन बिग हाउस इन एडिशन टू टू कार्स, in addition to 2 cars were sold yesterday. यानी 2 कारों के साथ साथ एक बड़ा घर कल बेच दिया गया। देखा जाए तो ये पूरा हमारा क्या बना, इस वर्ब का सब्जेक्ट बना। राइट गाइज? लेकिन याद रखें ये हमारा पहला प्रपोजिशन आ गया। मैंने क्या सिखाया था, प्रपोजिशन के बाद वाला कभी भी आपका सब्जेक्ट नहीं होता। यानी आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो है वन बिग हाउस। क्या है? वन बिग हाउस। और इसीलिए यहां पर वर नहीं, बोलो क्या होगा, वॉज लिखा जाएगा। वन बिग हाउस इन एडिशन टू 2 कार्स वॉज लिखा जाएगा। मैंने कहा ना पहले वाला आपका सब्जेक्ट बनेगा। अगला देखो ध्यान से, एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मैंने कहा द कैप्टन एज वेल एज द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स are ready to go to दिल्ली। ध्यान से देखना, ये जो आपने आर लिखा क्या ये ठीक लिखा है? हो सकता है आप इसे ट्रांसलेट करें और आप कुछ भी ट्रांसलेट करें। मैंने कहा था ना कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू गाइस डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द रिटन सेंटेंस सेज। Most of the times you guys do not understand what the speaker wants to say. You understand what you have to understand. Huh? You know, look at the sentence. That does not mean कि captain और players. ना इसका मतलब है captain बिल्कुल उसी तरीके से, उसी मैनर में जिस मैनर में players ready है दिल्ली जाने के लिए। एक्चुअल आपका जो सब्जेक्ट है ये आपकी वर्ब है, बट योर सब्जेक्ट इज द कैप्टन। जो मेन सब्जेक्ट है वो द कैप्टन है, और कैप्टन कैसा है? सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। आई होप बातें समझ आ रही होंगी। राइट? एक और एग्जांपल देखो, नंबर 3 क्या कहता है, बहुत ध्यान से। मैं आपको एग्जांपल देता हूं अगला, देखो जरा ध्यान से देखना, समझना जो मैं कह रहा हूं। मैंने कहा द न्यू, एग्जाम में आया था, द न्यू टाइप ऑफ automatic machines, the new type of automatic machines are in demand. कुछ दिनों तक इंग्लिश सीखने के बाद, मुझसे सीखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जो थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको आती थी वो भी जाती रही। राइट? ऐसा नहीं है। क्या होता है जब हम नई चीज़ को सीखते हैं, नई स्किल को डेवलप करते हैं, जब हम सही चीज़ों को सीखते हैं तो पुरानी चीज़ें जो है वो हमें दिमाग से निकालनी होती हैं। ठीक है? आप जिस तरह की इंग्लिश जानते थे वो स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक था, आप बोलते रहो, दैट्स ओके। लेकिन जैसे यहाँ देखो, अभी सब क्लियर हो जाएगा मैं ऐसा क्यों बोलने लगा अचानक।
मैं ऐसा क्यों बोलने लगा? द न्यू टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स आर इन डिमांड। आप सभी को लगेगा आर होना चाहिए कि नई तरह की जो मशीन्स हैं, जो नए प्रकार की जो मशीन्स हैं वो डिमांड में हैं, बट लेट मी टेल यू, यहां बात ऑटोमेटिक मशीन्स की नहीं बल्कि उनके नए टाइप, नए प्रकार की हो रही है। सो द मशीन्स आर नॉट इन डिमांड, दैट न्यू टाइप इज इन डिमांड, राइट? स्पोकन इंग्लिश में अगर आपने यहां आर के प्लेस पर इज कर दिया तो सारे गलत बोलेंगे, और अगर रिटन इंग्लिश में आपने आर रखा तो सरकारी नौकरी हाथ से जाती रहेगी, राइट? सो मेक श्योर इट इज एज, क्योंकि आपका प्रपोजिशन ये हो गया और आपका जो मेन सब्जेक्ट है टाइप है। अगर एक टाइप्स होता या लिखा होता ऑटोमेटिक मशीन्स ऑफ द न्यू टाइप तो आर होता, बट अभी नहीं। एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बहुत ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। ठीक है जी, बहुत ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। You and not your brother. You and not your brother has to complete this task today. Right? एक और एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल। My friend with his parents and his relatives are going to America, बहुत ध्यान से देखना, ये हमारी वर्ब हो गई, इसमें ये हमारी वर्ब हो गई। आपने देखना क्या है, यहां जो प्रपोजिशन है वो ये हो गया, यहां जो मेन सब्जेक्ट है वो यू हो गया, यहां जो मेन सब्जेक्ट है माय फ्रेंड हो गया। माय फ्रेंड है कैसा, सिंगुलर, यू है कैसा, प्लरल। तो भाई यहां हैज के प्लेस पे बोलो क्या करोगे आप, हैव टू। लाइकवाइज यहां माय फ्रेंड कैसा है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए इज गोइंग टू, क्या हो जाएगा, इज गोइंग टू अमेरिका। बोलो भाई बात समझ आ रही है? ऑल वेरी इजी, बहुत आसानी से बातें आपको समझ आ रही होंगी। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स यहां हो सकते हैं, याद रखेंगे पहले वाला, यहां पहले वाला ही आपका मेन सब्जेक्ट बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं, राइट? ये आपका पॉइंट नंबर 7 हुआ, पॉइंट नंबर 7, राइट? आगे चलते हैं, आगे पॉइंट नंबर 7 आपने कर लिया। अब 8 की तरफ चलते हैं। नंबर 8 वो मैं आपको बताता हूं। नंबर 8, बहुत ध्यान से मैं आपको बताने जा रहा हूं, कुछ आपसे पूछता हुआ चलूंगा। अगर आपने कभी 1 लिखा तो 1 के बाद आने वाला नाउन कैसा होगा? आप सभी को पता है, अगर आपने 1 लिखा तो 1 के बाद आने वाला नाउन कैसा होगा? ये रिमेंबर, 1 के बाद आने वाला नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। ऐसे ही मैं यहां 1 के बाद क्या लिख रहा हूं, देखो आज मैं यहां 1 के बाद एक फ्रैक्शन लिख रहा हूं, जैसे 1/3 1/4 होता है ना, फ्रैक्शन लिखा मैंने। बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं और आप कंफ्यूज्ड भी होगे। मैंने क्या कहा, 1 के बाद जो कुछ लिखोगे, आपने फ्रैक्शन लिखा, आप कुछ भी लिखो, इट कैन नॉट बी 1/3, इट कैन नॉट बी 1/4। ये फ्रैक्शन भी कैसा होगा बच्चे, बोलो कैसा होगा, सिंगुलर, राइट? और ये जो नाउन प्रोनाउन है, याद रखना, ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लरल भी हो सकता है। इस बार प्रपोजिशन ये है, आइडियली आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए था, ये आइडियली आपका सब्जेक्ट ये होना चाहिए था, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं होगा क्योंकि 1/3 का अपना कोई नंबर नहीं होता। 1/3 ऑफ द मिल्क सिंगुलर वर्ब आएगी, 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स
प्लरल वर्ब आएगी। मेरी बात समझ आ रही ना? 1/3 ऑफ द मिल्क, 1/3 ऑफ द बॉयज, 1/3 ऑफ द पेन्स प्लरल, 1/3 ऑफ द बुक्स प्लरल, 1/3 ऑफ द मिल्क सिंगुलर, 1/3 ऑफ द वाटर सिंगुलर, 1/3 ऑफ द शुगर सिंगुलर। तो मैंने कहा 1/3 क्योंकि एक नॉन कॉम्पैक्ट नंबर है, उसका अपना नंबर नहीं है, फिक्स नहीं, यू हैव टू टेक द नंबर फ्रॉम दी नेक्स्ट नाउन और प्रोनाउन। तो याद रखेंगे 1 के साथ फ्रैक्शन कैसा लिखोगे? 1/3, 1/4, 1/5 सिंगुलर, बीच में ऑफ आ गया। ये नाउन प्रोनाउन कैसा होगा? सिंगुलर भी हो सकता और प्लरल भी। आप ध्यान से समझना। अब जो आपका वर्ब आएगी बच्चे, वो सिंगुलर भी हो सकती है और वो प्लरल भी हो सकती है। वो सिंगुलर भी हो सकती है और वो प्लरल भी हो सकती है। इज दैट क्लियर? राइट। बहुत ध्यान से देखेंगे। ये तो बात इसकी हो गई। एक और मिलता जुलता रूल मैं आपको बता दूं ताकि बिल्कुल भी आप कंफ्यूज्ड ना हो। आपको अभी लगा होगा सर इसमें क्या नया, ये तो मुझे पता ही था। राइट। अगली बात जो बताने जा रहा हूं आपको बहुत कंफ्यूज करेगी। आप शॉक्ड और सरप्राइज्ड दोनों हो सकते हैं। अगर आपने यहां 1 नहीं लिखा, कोई और नंबर लिखा, एनी अदर नंबर, एनी अदर नंबर, समझते रहे ना? मतलब 2, 3, 4, 5 कुछ भी आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ 2 के बाद आपने अगर कुछ लिखना है तो बोलो कैसा लिखोगे? इसके साथ जो भी वर्ड आएगा वो प्लरल आता है, आपको पता है। और यहां आपने क्या लेना है? नाउन और प्रोनाउन लेना है। ध्यान से समझना। यहां ये जो फ्रैक्शन है वो कैसा हो जाएगा? प्लरल। और ये जो ऑफ है आपका, उसके बाद का नाउन प्रोनाउन फिर बता रहा हूं, सिंगुलर भी हो सकता और प्लरल भी हो सकता है। अब जो आपने वर्ब लेनी है, याद रखना, ये जो वर्ब आएगी वो वर्ब फिर से बिल्कुल वैसे ही सिंगुलर भी हो सकती है और प्लरल भी। किसकी वजह से? ये याद रखना। किसकी वजह से? ये याद रखेंगे आप। ठीक है जी? इसकी वजह से। ये फ्रैक्शन कैसा हुआ? प्लरल। ये फ्रैक्शन कैसा हुआ? सिंगुलर। इस बात का बड़ा ध्यान रखना है क्योंकि अभी तक आपने ये बिल्कुल नहीं सुना होगा 2/3, 2/5 नहीं सुना होगा, बट एक्चुअली होता यही है। होता यही है। मैं 2 एग्जाम्पल आपके लिए देता हूं, 2 क्या बल्कि 4 एग्जाम्पल देता हूं। मैंने कहा 1/3 ऑफ द बुक वर रेड बाय हिम। पहला एग्जाम्पल। अगर आपने कोई और नंबर लिखा तो फ्रैक्शन प्लरल रहेगा, याद रखेंगे इस बात को। पहला एग्जाम्पल। दूसरा देखो, मैंने कहा 1/3 ऑफ द बुक was read by him। तीसरा देखेंगे, मैंने कहा 1/3 of the books was published। और चौथा देखेंगे 1/3 of the books 1/3 of the books were published। 4 एग्जाम्पल्स ये इधर हो गए। यहां भी दूंगा मैं आपको 5वां एग्जाम्पल। देखो, मैंने कहा 2/3 of the ground were green। और 6th एग्जाम्पल में दे रहा हूं, मैंने कहा 2/3 of the grounds
2/3 of the grounds was red. ये 6 एग्जाम्पल्स मैंने दिए आपको बच्चे, 6 एग्जाम्पल्स, राइट। अब ये 6 एग्जाम्पल्स और 2 ये हो गए 8 और एक वो रहा 9। बच्चे इतने एग्जाम्पल्स आपके लिए मैंने होमवर्क बना दिए। एक तो ये भी होमवर्क, ये भी होमवर्क। इन क्वेश्चन के आंसर्स मैं एक्सपेक्ट करूंगा और आगे फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।